ये वो ताकतवर हस्तियां हैं जिन्होंने प्राचीन जमाने से ही बेइंतहा कायनातों को पैदा किया है, जो बहुत पुराने वक्त से अनगिनत ब्रह्मांड बना चुके हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अनगिनत आत्माएं और कायदे कानून बनाए। लेकिन ये एब्सोल्यूट बीइंग्स जो इस दोहराव से बोर हो चुके थे, उन्होंने वक्त को काटने के लिए एक तरीका निकाला, और वो तरीका था अपने बनाए हुए क्रिएशंस के बीच जंग को देखना। इन एब्सोल्यूट बीइंग्स को अपने ही बनाए हुए लोगों की तबाही देखकर मजा आने लगा, चाहे वो मखलूक बार बार लड़ते हुए मरते और फिर जिंदा किए जाते। ये सब इसीलिए था ताकि उन शक्तिशाली हस्तियों की बोरियत मिट सके। मगर फिर एक इंसिडेंट हुआ। एक एब्सोल्यूट बीइंग को उसी की बनाई हुई मखलूक ने मार डाला जब वो उस अनंत जंग को देख रहा था। दूसरे डायमेंशन में रहने वाले एब्सोल्यूट बीइंग्स को जब इसका पता चला तो वो सब एक जगह इकट्ठा हुए उस दुनिया को देखने के लिए जो अब अपने मालिक को खो चुके थे। उनके साथी की मौत, जिस मखलूक ने उसे मारा, वो उसी की बनाई हुई थी। फिर भी इन एब्सोल्यूट बीइंग्स ने इस हकीकत को नजरअंदाज कर दिया। उन सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जिस ताकत का अब कोई मालिक नहीं, वो उसी की होगी जो सबसे पहले उसे हासिल करेगा। शुरुआत होती है सुहो के हाई स्कूल से, जहां वो खुशी खुशी बोलता है, मुझे कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। फिर उसके दोस्त हैरानी से कहते हैं, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, इतना सीधा साधा लड़का जैसे सुहो को आर्ट्स कॉलेज में कैसे एडमिशन ले गया, और हमें तो अगले साल फिर से ट्राई करना पड़ेगा। सुहो हंसते हुए कहता है, अब मैं इस नर्क से आजाद होने जा रहा हूँ। लेकिन तभी साइड से एक लड़का आ जाता है, ली यूनचुल, जो स्कूल का सबसे बड़ा बुली होता है। वो ताना मारते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशन संग सुहो, तो क्या मैंने सही सुना जो तुमने कहा अभी? मुझे लग ही रहा था कि तुम इतने भी बेकार नहीं। सुहो जवाब देता है, सुंगचुल तुम फिर से? यह सुनते ही ली यूनचुल का गुस्सा भड़क उठता है और कहता है, मेरा नाम ली यूनचुल है, किम संचुल नहीं। सुहो कहता है, ओ अच्छा। ली यूनचुल और गुस्से में आ जाता है, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो गया था इस स्कूल पर कंट्रोल पाने का। सुहो जवाब देता है, हाँ, और मेरी ही वजह से तुम आराम से ग्रेजुएट भी कर पाए। ये सब देखकर दो लड़कियां आपस में बात करती हैं। एक लड़की कहती है, देखो ली यूनचुल फिर से शुरू हो गया, हम तो अभी ग्रेजुएट होने ही वाले हैं और इसका बर्ताव अब भी बच्चों जैसा है। दूसरी लड़की कहती है, सच कहा, वो सुहो के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि सुहो ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया है और फिर भी वो हंसते हुए जिंदगी जी रहा है। इतने में ली यूनचुल गुस्से से सुहो को मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन सुहो आराम से उसका पंच डॉज कर लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार नी किक मारता है। फिर सुहो कहता है, क्यों न थोड़ी शांति से रहें, आज तो खुशी का दिन है। मगर तभी सुहो अचानक चौंक जाता है। ली यूनचुल के चेहरे पर बस हल्की सी खरोंच होती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर ये क्या था, क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो? और फिर ली यूनचुल के हाथ में अजीब सा ऑरा बनने लगता है। वो गुस्से में आकर सुहो को जोर से पंच मारता है। सुहो किसी तरह उसे फिर से डॉज करता है, लेकिन उस पंच की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि पास के लॉकर में एक होल हो जाता है। ये देखकर सुहो और उसके सारे क्लासमेट्स और खुद ली यूनचुल भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये हुआ क्या। 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सुहो अब अपने आर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा होता है। सब कुछ शांत होता है, लेकिन तभी उसके सामने ही एक डी रैंक गेट खुला हुआ नजर आता है। सिक्योरिटी गार्ड फौरन सड़क को ब्लॉक कर देते हैं और सब लोगों को दूसरी तरफ एक बिल्डिंग के पीछे जाने को कहते हैं। सुरक्षा कर्मी चिल्लाकर सबको पीछे हटाते हैं। गेट के पास मत आइएगा, ये खतरनाक एरिया है। वैसे हंटर्स पहले ही गेट के अंदर जा चुके होते हैं। तभी एक बंदा पूछता है, हंटर्स को भेजे हुए कितना वक्त हो गया? एसोसिएशन गार्ड जवाब देता है, 8 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये तो सिर्फ डी रैंक गेट है, उन्हें तो कब का बाहर आ जाना चाहिए था। दूसरी तरफ सुहो खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है, एक और गेट? हाँ, अब तो आदत सी हो गई है। 3 साल पहले जब ये गेट्स दुनिया में आए, सारी दुनिया ही बदल गई थी। गेट्स दरअसल एक रास्ता है डंजन्स के अंदर, जहाँ मॉन्स्टर्स छुपे होते हैं। अगर वक्त पे उन्हें रोका न जाए तो वो मॉन्स्टर्स दुनिया में बाहर आ जाते हैं, हर तरफ तबाही मचा देते हैं। लेकिन सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं बदले, इंसान भी बदलने लगे। जैसे जैसे दुनिया बदली, कुछ ह्यूमंस में एक नई ताकत जागने लगी। माना यूज करने वाले सुपर ह्यूमंस पैदा होने लगे, जिन्हें हम कहते हैं अवेकनर्स। सबको लगता था ये चाओस कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर एक इंसान आया जिसका नाम था वू जिनचुल। उसने बनाई हंटर्स एसोसिएशन और सभी अवेकनर्स को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया और उन्हें एक नाम दिया गया, हंटर्स। अब दुनिया 2 हिस्सों में बांट दी गई है, अवेकन्ड हंटर्स और अनअवेकन्ड सिविलियंस। आगे हम देखते हैं कि सुहो अब अपनी ड्राइंग क्लास में पहुंच चुका है। क्लास में सब चुपचाप ड्राइंग कर रहे होते हैं, लेकिन सुहो की नजर कागज से ज्यादा अपने ख्यालों में खोई हुई होती है। सुहो सोच रहा होता है, कुछ लोगों को धन दौलत कमाने के लिए चींटी की तरह मेहनत करनी पड़ती है और कुछ को तो सब कुछ बिना किसी मेहनत के ही मिल जाता है। यही फर्क उन मेहनती चींटियों को बार बार उनकी हदें याद दिला देता है। कोई भी अवेकेंड इंसान चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, वो कभी भी एक ई रैंक अवेकेंड के मुकाबले नहीं पहुंच सकता। अगर हंटर्स गेट्स को बंद न करें तो ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। मतलब ये कि अनअवेकेंड लोग, हम जैसे आम इंसान, अवेकनर्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अवेकनर्स वो हमारे बिना आराम से जी सकते हैं। इसीलिए तो सब हंटर्स का शुक्रगुजार होते हैं। आखिरकार
क्या यही वजह नहीं है कि मुझ जैसे अनअवेकेंड लोग आज शांति से जिंदगी जी पा रहे हैं? मगर मेरे दिल के एक कोने में एक फिक्र सी होने लगी थी। क्या मैं धीरे धीरे उस चीज की आदत डाल रहा हूँ जो मेरे पास है ही नहीं? मेरे खोए हुए माता पिता, मेरा वजूद जो दूसरों पर निर्भर है, और वो वक्त जब मुझे लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब सब मुझसे छीन लिया गया तो एक बेबसी ने मेरे दिल के अंदर एक खालीपन भर दिया। मेरी मोम हमेशा कहती थी कि मैं अपने डैड की तरह बन रहा हूँ, तो फिर वो इस बेबसी के एहसास से कैसे निकलते होंगे? तभी सुहो के टीचर उससे आवाज लगाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाह सुहो, आज तो बड़ी अच्छी कॉन्सेंट्रेट में लग रहे हो। क्या चीज ड्रॉ करते हुए इतना मजा आ रहा है? सुहो कहता है, बस जो दिमाग में आया वही ड्रॉ कर रहा था सर। टीचर हंसकर बोलते हैं, तुमने क्या ये एक एंट बनाई है? वैसे एक एंट के लिए काफी क्रिएटिव ड्राइंग है, या फिर इससे एक एंट पर्सन बोलना ज्यादा बेटर रहेगा? सुहो सोचता है, मैंने आखिर ये बनाया ही क्यों? और हम देखते हैं कि सुहो ने बेरू की ड्राइंग बनाई होती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डी रैंक गेट से हंटर्स बाहर आ जाते हैं। वो काफी रिलैक्स और सक्सेसफुल नजर आते हैं। वर्कर बोलता है, बहुत अच्छा काम किया हंटर किम जोंगसू। किम जोंगसू बोलता है, डंजन रेड बड़ी सफलता के साथ पूरा हो गया और मेरे पास हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। हमें एक नए तरह के मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा। वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर थे जिनकी आंखों और मुंह से नीली आग निकल रही थी। वो अपने पंजों और दांतों से हमला कर रहे थे। हालांकि उनके अटैक में ज्यादा ताकत नहीं थी, क्योंकि मुझे उनके अटैक से बस थोड़ी सी खरोच लगी है और मैं अभी भी बिल्कुल ठीक हूँ, तो लगता है कि ज्यादा खतरा नहीं है। वर्कर बोलता है, फिर भी ये अब तक गेट्स के जन्म के बाद से पहली बार है जब ऐसा मॉन्स्टर देखा गया है। अच्छा है कि वो ज्यादा डेंजरस नहीं है। तो हंटर किम जोंगसू, कृपया इस रेड के बारे में एक सिंपल रिपोर्ट तैयार कर दीजिए। और तभी हम देखते हैं कि किम जोंगसू के पैर पर जहां मॉन्स्टर ने स्क्रैच मारा था वहां से नीली आग निकलने लगती है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो खुद मॉन्स्टर में बदलने लगता है। अगले ही पल वो सामने वाले वर्कर को काट लेता है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपने टीम मेंबर को भी काटने के लिए आगे बढ़ता है। वो लड़की सोचती है, ये नीली आग, ये तो बिल्कुल उसी मॉन्स्टर जैसी है जो डंजन में था, और फिर वो उसे भी काट लेता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं। मॉन्स्टर्स आम लोगों को काटते जा रहे हैं। ये सब सुहो के आर्ट्स यूनिवर्सिटी के बाहर ही हो रहा था। सारे स्टूडेंट्स घबराकर खिड़कियों से बाहर झांकते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। सुहो भी दौड़कर आता है और ये सब देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो देखता है कि आम लोग भी मॉन्स्टर्स में बदलते जा रहे हैं। एक स्टूडेंट घबराकर कहता है, उनकी आंखों से निकलती नीली रोशनी, वो तो मॉन्स्टर्स जैसे हैं। फिर एक लड़की कहती है, कहीं ये डंजन ब्रेक तो नहीं है? एक लड़का चिल्लाता है, क्या कर रहे हो? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लड़की बोलती है, नहीं, हमें यहीं रुकना चाहिए और हंटर्स का इंतजार करना चाहिए। एक स्टूडेंट अपने टीचर से कहता है, टीचर लिम, आप तो अवेकनर हैं, कुछ करिए। टीचर डरते हुए बोलते हैं, मैं सिर्फ एक ई रैंक अवेकनर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अचानक सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक मॉन्स्टर दिखता है। सुहो उसकी तरफ देखता है। वो मॉन्स्टर पूरी ताकत से उनकी तरफ छलांग लगाता है। सुहो घबराकर चिल्लाता है, जल्दी भागो। जैसे ही वो कहता है, मॉन्स्टर एक स्टूडेंट को पकड़कर काट लेता है। सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। सुहो जोर से चिल्लाता है, सब भागो यहाँ से। फिर सुहो देखता है कि एक लड़की पास में फंस गई है। वो लड़की रोते हुए कहती है, मैं हिल नहीं पा रही, मेरी मदद करो। लेकिन सुहो घबराया होता है। वो भागते हुए कहता है, मैं हंटर को बुलाऊंगा। फिर सुहो वहाँ से भाग जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, धत्त तेरी, मैंने ये कह भी कैसे दिया? मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, पर एक अनअवेकेंड इंसान के बस में और कर भी क्या सकता था? फिर वही अनअवेकेंड, कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा और बस बहाने बनाता रहूंगा तो कुछ नहीं बदलेगा। तुझे कुछ करना होगा सुहो, कुछ सोच। डैड, अगर आप होते तो क्या करते? फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर लड़की की तरफ बढ़ता है। लड़की डरी हुई होती है। मॉन्स्टर छलांग लगाकर लड़की को काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी सुहो आकर मॉन्स्टर के चेहरे पर फायर एक्सटिंग्विशर मार देता है। सुहो सोचता है, अगर डैड होते तो वो भी यही करते। फिर सुहो मन में सोचता है, बहुत पहले मैंने एक सपना देखा था, एक ऐसा सपना जो किसी गेम जैसा था, जिसमें हर मंजिल पर मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते थे। उन्हें हराने के लिए मुझे भी लेवल अप करना पड़ता था। फिर लगातार लड़ते लड़ते आखिरकार मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल तक पहुंच गया। वहाँ जो फाइनल बॉस मिला था वो बहुत ताकतवर था। वो मेरा दुश्मन था, लेकिन फिर भी उसकी ताकत देखकर मैं हैरान था और जलन भी हुई थी। और अजीब बात ये थी कि उस फाइनल बॉस की शक्ल मेरे डैड से मिलती थी, शायद इसलिए क्योंकि मेरे दिल में अपने डैड की एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल इमेज थी। वो डैड जो सबसे मजबूत थे। आखिर उन्होंने वो ताकत कैसे हासिल की होगी? फिर हम देखते हैं कि सुहो के अटैक से मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। सुहो सोचता है, अब क्या करूं?
सुना था जिनके पास माना नहीं होती उनके अटैक मैजिक बीस्ट पर असर नहीं करते। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। फिर सुहो हैरान हो जाता है क्योंकि टाइम स्टॉप हो चुका होता है और तभी उसके सामने अचानक एक नोटिस आता है। उस नोटिस में लिखा होता है, आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक को पूरा करने की शर्तें पूरी कर ली हैं। अब आप प्लेयर बनने के लिए चुन लिए गए हैं। क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? सुहो सोचता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे सपने में हुआ था। अगर मैं सपने की तरह लड़ सकता हूँ तो फिर इस बर्बादी के बीच इनकार करने की कोई वजह ही नहीं। फिर सुहो एक्सेप्ट कर लेता है और तभी उसके चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। फिर उसके सामने एक के बाद एक नोटिस आने लगते हैं। सिस्टम एक तेज रोशनी के साथ सुहो को मुबारकबाद देता है, कंग्रेचुलेशंस, अब आप एक प्लेयर बन चुके हैं। साथ ही सुहो को मिलता है सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक का रिवॉर्ड। कंडियारू ने सुहो को एक खास जादू का तोहफा दिया है। अब ये ब्लेसिंग सुहो की पूरी जिंदगी उसे ताकतवर और सेहतमंद बनाए रखेगी। और फिर मिलता है दूसरा इनाम, क्वेस्ट रिवॉर्ड परमानेंट इफेक्ट लॉन्जेविटी। अब कोई बीमारी, जहर या कोई भी स्टेटस इफेक्ट सुहो पर असर नहीं करेगा। सोने से उसकी हीलिंग एबिलिटी भी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। फिर एक और नोटिस चमकता है, दिस सिस्टम विल हेल्प द प्लेयर डेवलप, दिस इज नॉट अ ड्रीम, आपकी बस एक ही जिंदगी है, संभल कर रहिए। अब सुहो अपनी पूरी डिटेल्स देखता है, नेम संग सुहो, क्लास नन, टाइटल नन, लेवल 1, फटीग 0, HP 100, MP 10, स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 10, सेंस 10, हेल्थ 10, इंटेलिजेंस 10, अवेलेबल पॉइंट्स 0। सुहो मुस्कुराते हुए सोचता है, एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी गेम में होता है। फिर एक क्वेस्ट पॉपअप होता है, उसमें मिस्ट बर्न को मारने पर एक लेवल अप हो जाएगा। फिर वही मॉन्स्टर्स अचानक से हिलने लगते हैं। सुहो देखता है कि अब वो मॉन्स्टर्स की रैंक भी पहचान सकता है। टाइम फिर से चलने लगता है। वो लड़की से चिल्लाकर कहता है, भागो। अब सुहो को ये भी समझ आ जाता है, जो मॉन्स्टर्स अवेकन नहीं हुए हैं वो असल में इंसान हैं और जो अवेकन हो चुके हैं वो अब असली दरिंदे बन चुके हैं। सुहो मुस्कुराता है और सोचता है, अब मैं अवेकन हो चुका हूँ। वो एक मॉन्स्टर के चेहरे पर फायर एक्सटिंग्विशर फेंकता है। फिर सॉरी बोलते हुए एक जोरदार पंच मारता है। मॉन्स्टर उड़ता हुआ रूफटॉप से चिपक जाता है। सुहो चौंक जाता है। बस एक ही पंच में दूसरा मॉन्स्टर भी आगे बढ़ता है, पर सुहो बिजली की तरह घूमकर उसे एक जबरदस्त किक मारता है। फिर सुहो का लेवल बढ़ जाता है और नया इनाम अनलॉक होता है, पर वो सोचता है, अभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अब मैं पूरा यकीन कर चुका हूँ, मैं अवेकन हो चुका हूँ। सुहो मिस्ट बर्न पर एक पंच मारता है, लेकिन इस बार मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। मिस्ट बर्न अपने नुकीले पंजे से सुहो के सीने पर वार करता है। सुहो दर्द से कराते हुए पीछे हटता है। सुहो डर जाता है और सोचता है, अगर इस जख्म की वजह से मैं मैजिक बीस्ट में बदल गया तो अभी अभी अवेकन होकर मैं जानवर बन जाऊंगा। फिर सिस्टम बताता है, आपके अंदर एक हार्मफुल इफेक्ट डिटेक्ट हुआ है, लेकिन लॉन्जेविटी के असर से ये पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सुहो की चोट खुद ब खुद भरने लगती है। वो हैरान हो जाता है, लेकिन तभी मिस्ट बर्न उसे पकड़ लेता है। सुहो सोचता है, अगर मैं उस डी रैंक मैजिक बीस्ट से भी कमजोर हूँ तो मैं तो बस एक ई रैंक का अवेकन हूँ। अभी तो अवेकनिंग हुई है और मैं रैंक की टेंशन लेने लगा हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। सुहो को याद आता है, मुझे एक रिवॉर्ड मिला था। वो फौरन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम कहता है 5 स्टैट पॉइंट्स मिले हैं, स्ट्रेंथ 3 बढ़ी है, अब उसकी स्ट्रेंथ 11 से बढ़कर 14 हो चुकी है। फिर सुहो एक किक मारता है और मिस्ट बर्न उड़ता हुआ दूर चला जाता है। उसके बाद सुहो तेजी से एक पंच मारता है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर पर असर नहीं पड़ता। मिस्ट बर्न पलटकर अटैक करता है। सुहो आखिरी वक्त पर डॉस कर लेता है। सुहो सोचता है, अब मैं जितने भी पॉइंट्स मिले हैं सब स्ट्रेंथ में डाल दूंगा। फिर सुहो की स्ट्रेंथ 14 से बढ़कर सीधा 19 हो जाती है। इस बार सुहो बिना रुके पूरी ताकत से मिस्ट बर्न के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है। इतना ताकतवर पंच कि मॉन्स्टर के दांत तक टूट जाते हैं, लेकिन सुहो यहाँ नहीं रुकता। वो लगातार घूंसे बरसाता रहता है, मिस्ट बर्न को दीवार से टकरा देता है और फिर भी उसे बख्शता नहीं। पंच पे पंच मारता रहता है। जब आखिरी घूंसा लगता है तो दीवार टूट जाती है और वो मॉन्स्टर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। तभी सुहो के सामने एक नोटिस आता है, आपने डी रैंक अवेकन मिस्ट बर्न को हरा दिया है, और साथ ही साथ सुहो का लेवल भी बढ़ जाता है। सुहो खुश होकर खुद से कहता है, आई वॉन, अब मैं भी एक अवेकनर बन चुका हूँ। अब मैं कर सकता हूँ जैसे कि मैं जाग चुका हूँ। अब मैं लोगों को बचा सकता हूँ और इस तबाही को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी एक और मिस्ट बर्न जोर से चीखते हुए आता है। वो दूर से दौड़कर एक जबरदस्त जंप मारता है। सुहो जैसे ही बाहर झांकता है वो सीधा उसके सामने आ जाता है, और इस बार ये एक सी रैंक का खतरनाक मॉन्स्टर होता है। फिर बिना कोई मौका दिए वो सीधा सुहो पर अटैक कर देता है।
दूसरी तरफ अनाउंसमेंट हो रहा होता है, अटेंशन, डंजन ब्रेक हुआ है कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में। सभी नागरिकों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इलाके को खाली कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक आर्मी ऑफिसर दूसरे से गुस्से में कहता है, भाड़ में जाए, लोग मर रहे हैं और हम बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। हंटर एसोसिएशन ने जो हंटर भेजने थे वो अब तक क्यों नहीं आए? दूसरा सोल्जर जवाब देता है, लगता है एक बी रैंक या उससे ऊपर के हंटर को असाइन करने में टाइम लग रहा है। पहला ऑफिसर हैरानी से पूछता है, बी रैंक? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि ये गेट तो सिर्फ डी रैंक का है? तो दूसरा सोल्जर धीरे से कहता है, असल में एसोसिएशन अब ये भी ध्यान में रख रही है कि कई हंटर्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं। फिर अचानक दोनों के मन में एक डरावना ख्याल आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सी रैंक हंटर भी इन्फेक्टेड हो गया हो। फिर हम देखते हैं कि सी रैंक का मिस्ट बर्न सूहो की तरफ बढ़ रहा होता है। सूहो सोचता है, व्हाट द हेल, क्या ये नीचे वाले फ्लोर से छलांग मार के आया है? ये सी रैंक मिस्ट बर्न है और इसके पास तो हथियार भी है, मतलब ये पहले वाले मिस्ट बर्न से बहुत अलग है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरा लेवल बढ़ा था, क्या मेरा कोई चांस है? मिस्ट बर्न अपनी सॉर्ड से सूहो पर वार करता है। सूहो उस वार को डॉज तो कर लेता है, लेकिन सॉर्ड की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आसपास की दीवारें तक कट जाती हैं। सूहो दहशत में सोचता है, दिस इज इनसेन। मिस्ट बर्न फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार सूहो अचानक से बीच में फायर एक्सटिंग्विशर ले आता है। मिस्ट बर्न की सॉर्ड से फायर एक्सटिंग्विशर कट जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। सूहो इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और सोचता है, देयर इज नो वे, मैं ऐसे मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। अब समझ आया कि अवेकनर्स को रैंक में क्यों बांटा जाता है। कब आएंगे हंटर्स? अगर मैं थोड़ी देर तक टिक सका तो। लेकिन मिस्ट बर्न सूहो को भागते हुए देख लेता है और देखकर स्माइल करता है। सूहो भागते हुए मॉन्स्टर की तरफ देखता है। फिर मिस्ट बर्न की नजर ऊपर की मंजिल पर जाती है। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स डर के मारे छुपे हुए थे और ये कहकर कंफर्ट फील कर रहे थे, लेट्स वेट हियर, हंटर्स बस आते ही होंगे। पर तभी मिस्ट बर्न छलांग लगाकर पलक झपकते ही उन स्टूडेंट्स को मार देता है। ये देखकर सूहो का दिल दहल जाता है और रेज में आ जाता है। फिर सूहो छलांग लगाता हुआ उसकी तरफ जाता है और सोचता है, सब भाड़ में जाए, अब इंतजार नहीं कर सकता, मुझे ही कुछ करना होगा। सूहो सीधे एक किक उसकी गर्दन पर मारता है, लेकिन मॉन्स्टर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मिस्ट बर्न पलटकर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है। सूहो उसी के सहारे जंप ले लेता है और सोचता है, अगर इसका एक भी वार लगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इसे यूं ही छोड़ नहीं सकता। फिर एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। सूहो पूरी जान लगाकर पंचेस मारता है, साथ ही डॉजेस भी करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है। फिर एक जोरदार नी किक भी मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मिस्ट बर्न स्वॉर्ड से सीधा सूहो के सीने पर अटैक करता है। सूहो दीवार से टकरा जाता है और उसकी एचपी 140 से गिरकर सिर्फ 1 रह जाती है। सूहो हाफते हुए सोचता है, बस 1 एचपी, लगता है सिस्टम अभी मुझे गिरने नहीं देना चाहता। मिस्ट बर्न धीरे धीरे सूहो की तरफ बढ़ रहा था। सूहो भी जैसे तैसे उठता है, लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। उसी वक्त आसमान में अजीब सी दरारें दिखाई देती हैं। मिस्ट बर्न अपनी तलवार से सूहो को खत्म करने वाला ही था, लेकिन तभी अचानक सूहो बेहोश होकर गिर पड़ता है और मिस्ट बर्न का वार हवा में मिस हो जाता है और फिर आसमान क्रैक हो जाता है। एक तेज चमकती हुई चीज बिजली की रफ्तार से नीचे आती है। वो लैंड होते ही मॉन्स्टर का हाथ अलग कर देती है। सूहो बेहोशी की हालत में एक हल्की झलक देखता है। सूहो फुसफुसाते हुए बोलता है, एक है। फिर सूहो बेहोश हो जाता है। वो उसकी जख्मों को हील करता है और गुस्से से गुर्राते हुए बोलता है, नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं लेट हो गया। और तुम लोग उस महान शख्सियत को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। वो कोई और नहीं, बेरू होता है। फिर अचानक ही बेरू उस मॉन्स्टर को चीरता हुआ लोगों को बचाने निकल जाता है। एक तरफ एक मॉन्स्टर टीचर लिम को मारने के लिए दौड़ता है और टीचर लिम मदद की पुकार लगाते हैं, लेकिन अचानक से ही बेरू उस मॉन्स्टर को फाड़कर चला जाता है। अगले सीन में भी हम देखते हैं कि बेरू इतनी तेजी से मॉन्स्टर्स को अपने पंजों से चीरता हुआ जा रहा था कि पता तक नहीं चल रहा था कि कब आया और कब गया। और बेरू बिल्डिंग के पास से इतनी तेज से निकलता है कि बिल्डिंग के शीशे भी टूट जाते हैं। माहौल अचानक से चेंज हो जाता है। पास में खड़े सोल्जर्स भी हैरान रह जाते हैं कि ये अचानक क्या हुआ। फिर बेरू वापस बेहोश पड़े सूहो के पास आता है और सम्मान के साथ झुकता है और कहता है, बहुत समय बीत गया यंग मोनार्क।